तारीख थी 26 जून 1987। दिन के करीब 1:30 बजे का समय था। सियाचिन की ऊंची पहाड़ियों पर बेहद ठंड पड़ी थी। अत्यधिक ठंडे मौसम में 3 दिन बिताने के बाद सभी सैनिक थक चुके थे और खाना पीना भी खत्म हो चुका था। फिर भी खून जमा देने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं के बीच सभी भारतीय सैनिकों ने बर्फ को मुंह में डालकर पानी की कमी को पूरा किया और आगे बढ़ते रहे। इस वक्त सैनिकों के दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने दोस्तों की जान का बदला लेना और उस ऊंची चोटी पर कब्जा करना जहां उनके साथी अंतिम नींद सो रहे थे। लेकिन ये चोटी पाकिस्तान के कब्जे में थी। इसी कारण अगला और अंतिम हमला शाम को नहीं बल्कि दिन में किया जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उस चोटी तक पहुंचने के लिए भारतीय वीरों को बर्फीली हवाओं के बीच सुई की नोक जैसी पैनी 1500 फीट ऊंची बर्फ की दीवार पर चढ़ना था। पर अपने साहस और विश्वास के साथ भारतीय वीर इस बार चालाकी का भी इस्तेमाल करते हैं और चोटी तक पहुंचने के लिए ऐसी दिशा का चुनाव करते हैं जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उस दिशा से ऊपर चढ़ना मौत को गले लगाने जैसा था। लेकिन भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटते और लगभग 90 डिग्री की सीधी और लंबी बर्फीली दीवार को चढ़कर उस पाकिस्तानी पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, जिसका नाम पाकिस्तान ने बड़े फक्र से मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कैद रखा था। कैद पोस्ट पर पहुंचकर भारतीय सैनिक अपने अदम्य साहस के साथ लड़ते हैं और उस चोटी को भारत के नाम कर लेते हैं। पाकिस्तान की कैद पोस्ट को हासिल करने के लिए 23 जून 1987 को भारत ने ऑपरेशन राजीव को अंजाम दिया था। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ऑपरेशन मेघदूत को जीतने के बाद भी भारत को ऑपरेशन राजीव की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? जब सियाचिन भारत का हो चुका था तो एक बार फिर सियाचिन पर गोलीबारी देखी गई। और आखिर कौन थे बाना सिंह, जिनके नाम पर इस पोस्ट का नाम बाना पोस्ट कर दिया? 13 अप्रैल 1984 को भारत सियाचिन पर ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च कर देता है और साल्टारो रीच की सभी मुख्य चोटियों पर कब्जा करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। कई दिनों तक चले इस ऑपरेशन में भारत ने न केवल सियाचिन पर कब्जा किया बल्कि पाकिस्तान और चीन की सीधी कनेक्टिविटी को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया। भारत द्वारा सियाचिन पर कब्जा करने के कारण पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह और राष्ट्रपति जिया उल हक को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार सियाचिन की अलग अलग पोस्टों पर कब्जा करने की कोशिशें करवाई। लेकिन हर बार भारत पाकिस्तान को अपने आगे पानी भरने के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि लगातार असफल हमलों के बाद आखिरकार 1987 की शुरुआत में पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में बिलाफोंत के पास मौजूद 22,000 फीट ऊंची चोटी को अपने कब्जे में ले लिया और वहां अपनी एक पोस्ट बना ली। उसका नाम पाकिस्तान के बड़े फक्र से देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कैद पोस्ट रखा है। वैसे पाकिस्तान द्वारा हासिल की गई यह पोस्ट साल्टारो रीच की सबसे ऊंची चोटियों में से ही एक नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत के लिए सियाचिन की हर एक चोटी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सियाचिन की ऊंचाई पर जब भी कोई पोस्ट बनाई जाती है तो उससे आसपास के क्षेत्र पर नजर रखना और उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। पाकिस्तान की कैद पोस्ट के साथ भी यही समस्या थी। यह समुद्र तल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर थी, जिस कारण अगर इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण रहता तो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। कैद पोस्ट को कब्जे में लेने के कारण पाकिस्तान अब भारत के करीब 80 किलोमीटर के क्षेत्र को आसानी से देख सकता था, जिस वजह से पाकिस्तानी सेना को भारत की हर गतिविधि की जानकारी आसानी से मिलती रहती। पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को भी बिना किसी उपकरण के खुली आंखों से देख सकता था। भारत के लिए कैद पोस्ट सबसे बड़ी परेशानी इसलिए भी थी क्योंकि यह बिलाफोंत इलाके में थी, जहां से पाकिस्तान भारत की अमर पोस्ट और सोनम पोस्ट की निगरानी रख सकता था। इन दोनों पोस्ट पर भारतीय सैनिकों की जरूरत की हर चीज हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जाती थी। अमर पोस्ट कैद पोस्ट के दक्षिण में थी और सोनम पोस्ट कैद पोस्ट के उत्तर में थी। दोनों ही पोस्ट की ऊंचाई कैद पोस्ट के मुकाबले कम थी। पाकिस्तान अब कैद पोस्ट पर बैठकर भारतीय सैनिकों की हर एक कदम पर नजर रख रहा था। कैद पोस्ट को कैप्चर करने के बाद पाकिस्तान कुछ समय के लिए शांत रहा, लेकिन एक दिन अचानक अपना असली रंग दिखाता है। 18 अप्रैल 1987 को
पाकिस्तानी सैनिक कैद पोस्ट से भारत की सोनम पोस्ट पर हमला कर देते हैं। इस हमले में भारत के 2 जवान शहीद हो जाते हैं। बात केवल यही नहीं थमती, बल्कि अब पाकिस्तानी सैनिक सोनम पोस्ट पर भारतीय सैनिकों को जरूरी सामान भी नहीं पहुंचाने दे रहे थे। सोनम पोस्ट पर आने वाले हर एक हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी की जा रही थी, जिस कारण भारतीय सैनिकों तक बुनियादी जरूरत की चीजें पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तान के इस रवैये को देखकर भारतीय सेना ने ठान लिया था कि अब पाकिस्तान को किसी भी हालत में कैद पोस्ट से हटाना ही होगा। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक कैद पोस्ट पर बैठकर 24 घंटे भारतीय सैनिकों की निगरानी कर रहे थे। इसके अलावा कैद पोस्ट करीब 22,000 फीट ऊंचाई पर थी, जहां हमला करना आसान नहीं था। इस पोस्ट की तीनों और लगभग 400 मीटर लंबी बर्फ की दीवारें थी, यानी इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए 3 दिशाओं से 80 से 90 डिग्री तक की सीधी और लंबी बर्फीली दीवारों को पार करना था। इस चढ़ाई के दौरान पाकिस्तान आराम से सैनिकों को चढ़ता हुआ देखकर उन पर हमला कर सकता था। इसके अलावा वहां ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी परेशानी थी। कम ऑक्सीजन के कारण चढ़ाई में ज्यादा समय लग रहा था। दिन के समय बर्फीले तूफानों का आना आम बात थी। वहीं रात को विजन एकदम कम हो जाती थी और साथ ही तापमान भी गिरता चला जाता था। पाकिस्तान के लिए भी इस पोस्ट की रखवाली करना कोई आसान काम नहीं था। इस पोस्ट की सुरक्षा के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। नवंबर 1986 में खराब मौसम के कारण जानलेवा बर्फीले तूफानों में पोस्ट पर मौजूद सभी पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, सिवाय लेफ्टिनेंट जफर अब्बासी के। हालांकि लेफ्टिनेंट जबर अब्बासी भी अपने दोनों पैर गंवा देते हैं। कुल मिलाकर इस पोस्ट को कब्जे में लेना काफी जोखिम भरा था, लेकिन भारतीय सेना हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, जिस कारण कैद पोस्ट को कब्जे में लेने के लिए भारत एक योजना बनाता है। लेकिन योजना को अमल में लाने से पहले भारत जम्मू और कश्मीर की एक लाइट इन्फेंट्री यूनिट को कैद पोस्ट तक पेट्रोलिंग के लिए भेजता है, जहां इनका काम कैद पोस्ट का विश्लेषण करना और यह अंदाजा लगाना था कि वहां कितने सैनिक मौजूद है, साथ ही पोस्ट पर मौजूद हथियार और गोला बारूद कितने हैं, यह जानना भी इस यूनिट का मुख्य काम था। जम्मू और कश्मीर की इस लाइट इन्फेंट्री यूनिट को हाल ही में सियाचिन में शामिल किया गया था। यूनिट के चुनने के बाद उन्हें उचित प्रशिक्षण और निर्देश दिए गए, जिसके बाद 29 मई को जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सदस्यों को क्वेत पोस्ट पर भेजा गया। इस कारण का नेतृत्व सेकेंड लेफ्टिनेंट राजू पांडे द्वारा किया जाता है। राजू पांडे एक होनहार और युवा ऑफिसर थे, जिनकी साहस और वीरता की कहानियां पूरी यूनिट में मशहूर थी। राजू पांडे को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे कैद पोस्ट तक पहुंचने के लिए सबसे बेहतर मार्ग की पहचान करें और उन रास्तों को रस्सियों से चिन्हित करें जो कैद पोस्ट तक जाने के लिए आसान हो सकते हैं। कैद पोस्ट की तीनों ओर 80 से 90 डिग्री तक की खड़ी बर्फीली दीवारें थी और चौथी पाकिस्तान ने घेराबंदी कर रखी थी। भारतीय सैनिक क्रैम्पॉन्स और रस्सियों के जरिए रास्ते को चिन्हित करते हुए खड़ी बर्फीली दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। चढ़ाई करते हुए काफी समय हो जाता है और अब सभी भारतीय सैनिक चोटी के काफी नजदीक थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिकों की नजर भारतीय सैनिकों पर पड़ जाती है और वे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ऊपर से हमला करना आसान था, जिसके कारण नीचे से ऊपर चढ़ाई कर रहे भारत के 10 जवान शहीद हो गए, जिनमें सेकेंड लेफ्टिनेंट राजू पांडे भी शामिल थे। हालांकि अपनी जान गंवाने से पहले भारतीय सैनिकों ने रस्सी की मदद से चोटी तक एक रास्ता बना दिया था। साथ ही सैनिकों ने क्रैम्पॉन्स की मदद से फुट होल भी बना दिए थे, ताकि बाद में चढ़ाई करने वाले जवानों को आसानी हो। अपने जवानों के शहीद होने की खबर सुनकर भारतीय सैनिक गुस्से से खौल उठते हैं। हर जवान के मन में अब बदले की आग भड़क रही होती है। हर एक जवान अपने दोस्तों की जान का बदला लेने के लिए तैयार था। इसीलिए जब कैद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए अगली टास्क फोर्स बनाई गई, तो हर एक जवान इस टास्क फोर्स का हिस्सा बनने के लिए बेताब दिख रहा था। दरअसल इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अपने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को वापस लाना और पाकिस्तानी सैनिकों को कैद पोस्ट से खदेड़ देना था। इसीलिए देर न करते हुए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसे मेजर वरिंदर सिंह के नेतृत्व में अंजाम दिया जाना था। इस ऑपरेशन का नाम लेफ्टिनेंट राजू पांडे को सम्मान देने के लिए ऑपरेशन राजू ऐसा रखा गया। ऑपरेशन राजू को लीड करने के लिए कैप्टन अनिल शर्मा को मेजर वरिंदर सिंह के डिप्टी के तौर पर नियुक्त किया गया था। साथ ही पूरे ऑपरेशन में
3 GCOs और 57 अन्य रैंक के अधिकारियों को तैयार किया गया था। इन 3 GCOs में सूबेदार हरनाम सिंह, सूबेदार संसार चंद और नायब सूबेदार बाना सिंह शामिल थे। कुल मिलाकर 62 भारतीय वीरों को कैद पोस्ट को कब्जे में लेने के लिए भेजा गया। भारत के सभी सैनिकों को 23 जून की रात को सोनम पोस्ट पर इंडक्ट किया गया, जहां सभी सैनिक अपने रहने के लिए एक बेस तैयार करते हैं। रात होने के कारण यह तय होता है कि अगले दिन से कैद पोस्ट के लिए चढ़ाई शुरू की जाएगी। उसके बाद 24 जून की रात करीब 10 लोगों की एक यूनिट को सूबेदार हरनाम सिंह के नेतृत्व में आगे भेजा जाता है। सूबेदार हरनाम सिंह आगे बढ़ने के लिए वही रास्ता चुनते हैं जो सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे ने मार्क किया था। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं था, इसलिए इस क्लिफ पर चढ़ाई करते समय अगर किसी भी सैनिक का पैर फिसलता तो वह सीधे मौत के मुंह में जा पहुंचता। इस वजह से धीरे धीरे चढ़ाई की गई। चढ़ाई के दौरान सूबेदार हरनाम सिंह और उनकी टीम को काफी परेशानी हुई, क्योंकि दिन बीतने के कारण सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे की टीम द्वारा कैद पोस्ट तक छोड़ी गई रस्सियों और फुटहोल अब बर्फ के नीचे दब गए थे। अपनी चढ़ाई के दौरान सभी सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे और उनकी यूनिट के शवों को भी ढूंढ लेते हैं, जो अब भी बर्फ के नीचे दबे हुए थे। कैद पोस्ट तक पहुंचने के लिए भारतीय सैनिक चढ़ाई कर ही रहे थे कि एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिक उन्हें देख लेते हैं और मशीन गनों से लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। सूबेदार हरनाम सिंह और उनके साथी पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ठंड के कारण उनके सभी हथियार जम गए थे। इस समय तक हरनाम सिंह समझ चुके थे कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो पाकिस्तानी सैनिक उन्हें भी मार देंगे, इसलिए वे जोखिम नहीं उठाते और अपनी टुकड़ी के साथ सभी सैनिकों को लेकर वापस लौट जाते हैं। इस पूरे घटना में भारतीय सैनिक यह समझ नहीं पा रहे थे कि जब उनकी बंदूकें जम गई तो पाकिस्तानी सैनिकों की क्यों नहीं हुई। हालांकि बाद में पता चलता है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी बंदूकों के नीचे जलता हुआ केरोसिन स्टोव रखा हुआ था, जिससे उनकी बंदूकें लगातार काम करती रही। सूबेदार हरनाम सिंह के वापस लौटने के बाद मेजर वरिंदर बिल्कुल इंतजार नहीं करते और अगले ही दिन 25 जून को एक और टीम को कैद पोस्ट के लिए रवाना किया जाता है। यह हमला भी रात के समय लॉन्च किया जाता है। इस बार सूबेदार संसार चंद सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर कैद पोस्ट के लिए रवाना होते हैं, जिन्हें उचित कवर फायर दिया जाता है। सोनम पोस्ट से लगातार कैद पोस्ट पर फायरिंग की जाती है, जिससे सूबेदार संसार चंद और उनके साथी सुरक्षित कैद पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। भारी कवर फायर के साथ सूबेदार संसार चंद और उनके साथी कैद पोस्ट के टॉप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें और भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ती है। जैसे ही वे रेडियो के जरिए कैंप से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उनका रेडियो काम नहीं कर रहा है और उसकी बैटरियां ठंड के कारण फ्रीज हो गई है। बैटरियां फ्रीज होने के कारण संसार चंद मेजर वरिंदर से संपर्क नहीं कर पाते और जो उनसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थे। कनेक्शन न हो पाने की वजह से एक बार फिर मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता है। मिशन शुरू हुए भी अब 3 दिन बीत चुके थे और भारतीय सैनिक पूरी तरह से थक चुके थे। इतनी ऊंचाई पर उनके पास न रहने के लिए सही शेल्टर था और न ही खाना। भूख और प्यास से परेशान भारतीय सैनिक अब प्यास लगने पर बर्फ को चाटकर अपनी प्यास बुझा रहे थे, लेकिन उनके मन में कैद पोस्ट को कैप्चर करने की एक जिद बैठ गई थी। अब चाहे उनके लिए उन्हें खुद को बर्फ में दबकर ही क्यों ना हो दुश्मन से बचना पड़े। अपनी टीम का जज्बा देखकर मेजर वरिंदर सिंह हैरान थे, लेकिन फिर भी ऊंचाई पर हेलुसिनेशन और मेंटल ब्रेकडाउन्स आम बात रहती है, जिस कारण वह अपने साथियों से उनका और उनके दोस्तों का नाम पूछ रहे थे, जिससे उन्हें समझ में आता कि अभी तक सभी सैनिक ठीक है। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सैनिकों की जान को खतरा भी बढ़ रहा था। इसलिए मेजर वरिंदर ने फैसला किया कि वह रात का इंतजार नहीं करेंगे, जिस कारण तीसरा और अंतिम ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। आखिरी और अंतिम हमले में कैद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए 2 टीम बनाई गई, जिसमें 8 लोगों की टीम का नेतृत्व मेजर वरिंदर कर रहे थे और 5 लोगों की दूसरी टीम का नेतृत्व नायब सूबेदार बाना सिंह कर रहे थे। दोनों टीमें 26 जून की सुबह अपनी चढ़ाई शुरू कर देती है, जिसमें बेशक उन्हें बाकी की तरह काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बाद दोनों टीमें लगातार चढ़ाई करती रहती है। इस चढ़ाई के दौरान मौसम खराब हो जाता है। इस कारण पाकिस्तानी सैनिकों को लगता ही नहीं है कि 2 बार हारने के बाद इतने खराब मौसम में भारतीय सैनिक एक बार फिर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। अपनी इसी सोच के कारण पाकिस्तानी सैनिक इस बार कोई फायरिंग नहीं करते
भारतीय सैनिक भी बिना किसी फायरिंग के आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों ही टीमें कैद पोस्ट के दो अलग अलग दिशाओं से चढ़ाई करती है। बाना सिंह की टीम कैद पोस्ट को क्लाइंब करने के लिए एक अलग अननोन दिशा का सहारा लेती है। पाकिस्तानी सैनिक बाना सिंह और उनकी टीम द्वारा किए जाने वाले हमले से एकदम अनजान अपने बंकर में बैठे होते हैं। बाना सिंह अपने साथी राइफलमैन चुनीलाल, लक्ष्मण दास, ओमराज और कश्मीर चंद के साथ कैद पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। मौसम खराब होने के कारण बाना सिंह और उनकी टीम को कवर फायर भी नहीं मिल पाता। विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण जब बाना सिंह कैद पोस्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पाकिस्तान का केवल एक बंकर है जिसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए हैं। यह देखकर वे एक ग्रेनेड को पाकिस्तानी बंकर में फेंक देते हैं। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन बचे हुए पाकिस्तानी सैनिक तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि जैसे ही बाना सिंह और उनके साथी हमला करने के लिए हथियार उठाते हैं, उन्हें पता चलता है कि ठंड के कारण उनके हथियार काम नहीं कर रहे हैं। अब बाना सिंह के पास हाथ से हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। बाना सिंह और उनके साथी भूखे, प्यासे और थके हुए अपने हाथों से ही लड़ने लगते हैं। कई दिनों की थकावट, ठंड, प्यास और भूख को भूलकर बाना सिंह और उनके साथी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ऐसी बहादुरी दिखाते हैं कि 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। बाकी के बचे हुए पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए क्लिफ से छलांग लगा देते हैं, जिसके बाद आखिरकार कई दिनों की मेहनत और कई जवानों की शहादत के बाद भारतीय सैनिक कैद पोस्ट को अपने देश के नाम कर लेते हैं। इस पूरे मिशन के दौरान मेजर वरिंदर को भी भारी चोटें आती है। आर्टिलरी एयरबस्ट के कारण उनकी छाती और बाकी शरीर पर गहरी चोटें लगती है, लेकिन फिर भी वे अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि गंभीर चोटें आने के बाद भी मेजर वरिंदर की जान बच जाती है, क्योंकि भारी ठंड के कारण उनके घाव से निकलता हुआ खून जम जाता है और घाव से ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होता। 1500 फीट से भी बड़ी बर्फीली दीवार को चढ़कर 22,000 फीट ऊंची चोटी पर सब जीरो कंडीशन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के बाद भारतीय सैनिक इसे जीत लेते हैं। कैद पोस्ट पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद भारतीय सैनिक पाकिस्तानी मशीन गनों को वही पाकिस्तानी पोजीशंस पर तान देते हैं। हालांकि पाकिस्तान कई बार इस पोस्ट को हासिल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बार बार असफल ही रहता है। बाना सिंह के इस साहस और वीरता को देखते हुए कैद पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट कर दिया जाता है और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार हरनाम सिंह और सूबेदार संसार चंद को भी महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर वरिंदर सिंह और सेकेंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा राइफलमैन चुनीलाल और ओमराज को उनके साहस के लिए सेना मेडल से नवाजा जाता है।